नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में, वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार हमारे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर के वीडियो प्रोवाइड करा जा रहे हैं। तो हमने पिछला वीडियो जो डाला था उसी के आगे आज जो हमारा वीडियो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें हम ह्यूमन बॉडी के 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो, इसकी डिटेल भी साथ में ध्यान से सुनते हैं, तो आने वाले एग्जाम पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से होगा। अगर ह्यूमन बॉडी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की पाचन नली जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और ये बेटा 32 यानी कि 32 फीट लंबी होती है, जो कि हमारे मुगुआ से यानी कि वक्कल कैविटी से एनस तक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, कि कहाँ से डाइजेशन हमारा प्रारंभ होता है। तो वहाँ स्टार्ट होता है बेटा वो हमारे मुख से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वक्कल कैविटी, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर पूछा है कि वक्कल कैविटी में मुख में किसका पाचन होता है, तो यहाँ पे भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आप ध्यान रखना। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है, तो टायलिन एंजाइम से, ध्यान रखना। टायलिन एंजाइम होता है हमारी लार में, जिस सलाइवा बोलते हैं, और वही किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कहीं कहीं पे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी बोला जाता है। तो इतनी डिटेल आप ध्यान रखना कि सबसे पहले पाचन मुख से स्टार्ट होता है, जिसे वक्कल कैविटी बोलते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, टायलिन एंजाइम होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारा होता है, तो आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारा होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और सबसे ज़्यादा यहीं पे हमारा एब्जॉर्प्शन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इनको बोलते हैं द्विबार दंती। कौन से कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार उगते हैं, तो बेटा 20 दांत होते हैं जो 2 बार उगते हैं, जिन्हें हम लोग दूध के दांत भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये 2 बार उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो अस्थियों का मतलब हो गया बोन्स, और पेशियों का मतलब हो गया मसल्स। तो बोन्स और मसल्स को जो ऐड करता है उसको बोलते हैं टेंडन, ध्यान रखना, आप टेंडन बोलते हैं। और जो बोन्स को बोन्स से जोड़ता है उसको बोलता बेटा हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंडन। अगर यहाँ पे बोन को बोन, अस्थि को अस्थि से बोलते तो हम लोग यहाँ पे लिगामेंट लगाते, लेकिन फिलहाल हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 का होल थ्राइस। तो ध्यान रखना, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसी से हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि हमारी बोन्स में कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, तो कैल्शियम की कमी से। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाय द लैक ऑफ कैल्शियम द बोन्स बिकेम वीक इन द, वही आप वृद्धावस्था समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस। जो हमारे दांत के ऊपर सबसे ऊपर जो परत होती है उसको बोलते हैं इनेमल, जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मजबूत या बोलते हैं सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है, इनेमल। अब वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम और फास्फोरस ही हमारे दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है बेटा फीमर, और फीमर कहाँ पर होती है, हमारे लेग में, पैर में, यानी कि आप समझ सकते हो। तो वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जांघ में, ठीक है, जिसे हम लोग थाई बोल सकते हैं। तो यहीं पे हड्डी सबसे लंबी कौन सी होती है, फीमर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा टांग हो जाएगा। देखिए जो हमारा पूरा पैर होता है ऐसे, यहाँ पे हमारा नी हो गया, घुटना, और नीचे ये पैर हो गया, तो यहाँ पे ये तो थाई कहलाता है, तो यहाँ पे हमारी फीमर हड्डी हो जाती है। और इसके नीचे जो यहाँ पे होती है खोखली हड्डी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिबिया। तो ध्यान रखना, टिबिया हड्डी हमारी टांगों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो पैर की हड्डी अभी हमने आपको बताया कि ये जांघ होती है, यहाँ पे क्या होता है बोन्स, यहाँ पे खोखली होती है। तो उस खोखली को हम लोग यहाँ पे सरंध्री बोल सकते हैं, ठीक है, सरंध्री, जिसमें पोरस फॉर्म में होती है।
और ध्यान रखना ये क्वेश्चंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं हमने लिए हैं और ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमरस अस्थि यानी कि ह्यूमरस बोन कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस बोन जो होती है हमारे बेटा हाथ में होती है, वो भी ऊपरी भुजा में, यानी कि अपर आर्म में ये होती है ह्यूमरस। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टिबिया कहाँ होती है, तो टिबिया बेटा टांग में या पैर में होती है, वैसे ह्यूमरस अस्थि जो होती है वो हमारी ऊपरी भुजा में या अपर आर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो देखना अभी आपको जैसे बताया कि ह्यूमरस बोन जो है ये हमारे हाथ में होती है, तो यही पैर की नहीं हुई, पहले ऑप्शन आपको मिल गया। और फिबुला, टिबिया और फीमर ये सब हमारी पैर में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमरस हड्डी जो कि हमारे अपर आर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, पीछे हमने अभी बताया था कि जो फीमर होती है जो कि जांग या थाई में पाई जाती है या लेग में, ये हमारे मानव बॉडी में ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। और स्मॉलेस्ट की बात की जाए कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट बोन हमारी हो जाएगी स्टेपीज, जो कहाँ होती है, ईयर में, ध्यान रखिएगा। टिबिया बेटा कहाँ पर होती है, अभी आपको पीछे बताया था लेग में, ये सबसे लंबी हो गई। फिबुला भी लेग में ही होती है, खोखली हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अगर आप पिछले क्वेश्चन सुनते चलो तो यहाँ पे आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, जो कि हमारे ईयर में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे कान में, ऐसे लिख सकते हैं आपकी, ये कान में पाई जाने वाली हड्डी स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो आप ध्यान रखना जो हमारा जो जबड़ा होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ये सबसे ज़्यादा जॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉ, ठीक है। तो ये सबसे मजबूत होता है, जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। क्वेश्चन देखते रहे आप लोग, कितने इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जिन्हें बोलते हैं रिब्स? तो रिब्स जो केज होता है उसमें 24 होती हैं, तो यहाँ पर अगर इनके जोड़े समझोगे तो 12 जोड़े होते हैं, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन्हीं रिब्स के बीच में ही हमारे जो लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ध्यान रखना। लंग्स होकर वहीं पे हार्ट भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 12 जोड़ी पसलियों के बीच में सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो हमारा जो हेड होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? ध्यान रखना, आपको मैं एक बात बता दें, जो हमारे ईयर्स होते हैं तो दोनों ईयर्स में मिला के 6 हड्डी होती हैं। जो हमारा स्कल जिसे खोपड़ी बोलते हैं, स्कल में 8 होती हैं। और अगर हमारे फेस की बात करी जाए तो अगर इन दोनों को ऐड कर दो याद करने के लिए तो ये 14 हो जाएंगी, 6 और 8 14, ध्यान रखना। ईयर में कितनी होती हैं? 6, स्कल यानी कि खोपड़ी में होती हैं 8, और फेस में कितनी होती है? 14। तो यहाँ पे खोपड़ी की बात करी जाएगी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8, जो कि हमें बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नियोनेट जो बेबी होता है, नियोनेट का मतलब जो नवजात शिशु होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में 300 बोन्स होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। बाद में जब वो एडल्ट हो जाता है यानी कि वयस्क हो जाता है, तब उसके 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जैसे आपको बताया जब बेबी होता है तब उसके 300 बोन्स होती हैं, और जब वो एडल्ट हो जाता है तब उसके 206 बोन्स हो जाती हैं। वही पूछा है कि मनुष्य में कितनी होती, तो आप यहाँ पे 206 करेक्ट ऑप्शन लगाओगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। बेसिकली ये 7.35 से 7.45 के बीच में होती है, तो इसको एक अगर वैल्यू हम बोलेंगे तो 7.4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि वाटर का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो वो 7 होती है, बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 के बाद 22 कि मानव शरीर में रुधिर बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम्स में आया हुआ सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसे तिल्ली को बोला जाता है। इसको हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, प्लीहा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखना, चाहे तिल्ली लिखा हो, चाहे प्लीहा लिखा हो, और चाहे आपका स्प्लीन लिखा हो। और यहीं पे अगर जो बात करी जाए, जो हमारी आरबीसी जो है वो यहीं पर ही डेड होती हैं, तो इनको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, यहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत यानी कि वाटर का कितना परसेंटेज होता है कहाँ पे, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में वाटर की परसेंटेज की बात करी जाए तो वो होता है 91 से 92%। बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मा, फिर से इधर हम समझा रहे हैं आपको, एक हो जाएगा हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है यहाँ पे जो कॉर्पुस्कल्स होते हैं जिसमें हमारी RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं, बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और जो ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये होती हैं 45%। इस 55% में जो वाटर होता है वो होता है 90 से 92% जो कि ऑप्शन में दिया गया है, और बाकी जो 8 से 10% होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 91 से 92 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु, जो हमारा ब्लड होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन लगाओगे लोहा, क्योंकि हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है, लोहा होता है, बात आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी कि प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारे फेफड़े के द्वारा भी होता है, यकृत से भी होता है, किडनी से भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की क्रिया को कहते हैं, जो ब्लड प्योरीफिकेशन होता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो आपने कई, अगर आप इनको पढ़ोगे ऑप्शन से तो आपने सुना होगा डायलिसिस। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो उनके लिए जो एक कृत्रिम विधि होती है तो डायलिसिस द्वारा उनके ब्लड को साफ किया जाता है, तो ब्लड के शुद्धिकरण की क्रिया को डायलिसिस बोलते हैं, बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो जो हमारा ब्लड है उसमें रेड जो कलर आता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो बेसिकली हमारा हो जाता है RBC के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण, आप ध्यान रखिएगा, इसके कारण हमारा जो रक्त का रंग लाल होता है वो हो जाता है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में अभी हमने आपको बताया था लोहा, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, इसी कारण हमारा जो रक्त है वो कैसा होता है, लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारी बॉडी में क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है और ऑक्सीजन को बाद में ये छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ये बेटा RBC में पाया जाता है, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, और इसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लाती हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो रक्त है वो फेफड़ों से हृदय के अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फुफ्फुस सिरा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी फुफ्फुस सिरा, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस सिरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, RBC, जिनको हम लोग बोलते हैं लोहित कोशिकाएं बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर कौन सी चीज़ होती है लोहित कोशिकाओं में, लोहित कोशिकाओं को आप RBC बोल सकते हो, और इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता ही होगा, और यही ऑक्सीजन ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है तो रक्त को जमने नहीं देती, यानी कि एंटीकोगुएंट, ठीक है, एंटीकोगुएंट कौन सा ऐसा तत्व है, तो वो ध्यान रखिएगा हमारा हो जाएगा, एक प्रोटीन बेसिकली होती है हिपेरिन प्रोटीन क्या करती है, रक्त को जमने नहीं देती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर रक्त जम गया तो रक्त का यानी कि ब्लड का फ्लो कैसे होगा, तो उसके लिए कौन सी एक प्रोटीन होती है, हिपेरिन, यहाँ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो अभी हमने पीछे भी बताया था कि ब्लड बैंक जो होता है वो बेटा हमारा होता है प्लीहा, जिसे वहाँ पे स्प्लीन भी हमने लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित
होती हैं। तो देखिए जो एंटीबॉडी होती हैं बेसिकली वो हमारी WBC के द्वारा निर्मित होती हैं, और WBC में ही जो एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, WBC आप ध्यान रखिएगा 5 टाइप्स की होती हैं, और इन 5 टाइप्स में ही जो लिम्फोसाइट होता है ये हमारे अंदर एंटीबॉडी जनरेट करता है। ठीक है, एंटीबॉडी जनरेट कौन करता है? लिम्फोसाइट, ध्यान रखिएगा। और ये WBC का ही एक पार्ट है, और WBC को ही हमारे शरीर का क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं। शरीर का सैनिक अगर बोला जाए किसे बोला जाता है तो WBC को बोला जाता है शरीर का सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जो RBC होती हैं इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जो WBC होती हैं इनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये हो जाएगा WBC, ये प्लेटलेट्स, और ये हो जाएंगी हमारी RBC। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, और WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो जो RBC हैं ये कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, कहाँ पे इनका निर्माण होता है? तो ध्यान रखना RBC का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब हमारी हड्डियों के बीच में जो एक लसलसा पदार्थ होता है उसी के अंदर RBC का निर्माण होता है। और RBC की डेथ कहाँ पर होती है, जिसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं, तो स्प्लीन या प्लीहा में होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो हम पीछे क्वेश्चन पढ़ भी चुके थे और कई बार बताया भी है पीछे, तो प्लीहा को ही बोलते हैं RBC का कब्रिस्तान। ठीक है, RBC का कब्रिस्तान हो जाएगा प्लीहा, और इसको स्प्लीन या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त जो RBC होती है हमारी, ये इनका जीवन काल कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर WBC की बात करी जाए तो WBC का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र अध्ययन किसने किया? तो ये काम किया था, अध्ययन किया था हार्वे, वैसे इनका नाम था विलियम हार्वे, ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, और कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? ब्लड ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया है? तो ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर, ध्यान रखिएगा, पेस मेकर का मतलब ऐसी चीज़ जो पेस दे, और पेस हमारी बॉडी में कौन देता है? हृदय। तो हृदय का मतलब हो जाएगा हमारा हार्ट, जो कि हमारे ब्लड फ्लो करने के लिए पेस मेकर का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक का मतलब वही जैसे इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्वेश्चन हो गया कि वही पेस मेकर। तो पेस मेकर यहाँ पे कौन होता है? हमारा हृदय, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो हमारे जो धड़कन होती है, जिसको लोग बोलते हैं धड़कन बोले, तो धड़कन के अंदर लव डब की वैल्यू, लव डब साउंड आता है, ध्यान रखिएगा, हृदय के अंदर लव डब का साउंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो रक्तदाब बेसिकली किस पर डाला जाता है? धमनी पर। धमनी पे जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम लोग बोलते हैं रक्तदाब। ठीक है, और रक्तदाब कितना होना चाहिए? नॉर्मल 120 to 180, ये हमारा होता है BP, जिसे वो बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कितना होना चाहिए? 120/180, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं कि पेस मेकर का संबंध किससे, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना एक इसका काम है कि पेस मेकर का ये हमारा कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जो हम लोग जब रात में सोते हैं तो उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है। रात में ब्लड प्रेशर हमारा बिल्कुल घट जाता है, क्योंकि उस समय कोई प्रेशर होता नहीं है, ना दिमाग ज़्यादा चलता है, ना हम लोग कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है, जो ब्लड प्रेशर या BP हम लोग किससे मापते हैं? तो आपको पता होगा स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिससे हम लोग BP मापते हैं। हाथ में लगा के ऊपर आर्म के ऊपर दबाया जाता है वो, तो वहाँ पे एक इस टाइप से होता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये ऊपर पैरामीटर जाता है, तो हम लोग पता करते हैं ये कितना हमारा BP है। और यहाँ पे BP कितना बताया था हमने? 120 to
80 होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाएगा अगला क्वेश्चन कि लव डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो लव डब अभी हमने पीछे बताया भी था, लव डब हमारे हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो हमारी धड़कन बोलती है, हृदय बार बार चलता है हर सेकंड में तो बोलता है। और ध्यान रखना कि कितनी बार हृदय हमारा 1 मिनट में धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है। और एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। अगर आप 60 सेकेंड को 75 से डिवाइड करोगे तो 0.8 करेक्ट आंसर आएगा। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय में एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया 0.8 सेकेंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? अगर 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में और कितनी बार धड़कता है 75 बार, डिवाइड करोगे तो 0.8 सेकेंड हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य में अभी हम आपको बताया 72 से 75 बार धड़कता है। इसमें 75 ऑप्शन नहीं, तो 72 ही हमारा करेक्ट आंसर है और यही सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड आंसर हमारा माना जाता है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो हमारा जो हृदय होता है इसको अगर हम ऐसे समझें तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर होते हैं अलिंद, नीचे नीले, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्ट्रियम, और ये वेंट्रिकल होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं प्रकोष्ठ? 4 यहाँ पे कोष्ठक होते हैं, 4 इन्हें बोला जाता है चैम्बर्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट और हमारे पढ़ाने का तरीका और आपको सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है परिवर्तन द एजुकेशन हब, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब पर भी इसी नाम से, इंस्टा पर भी, फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी। तो आप परिवर्तन द एजुकेशन हब को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि जो नए वीडियोज़ आते हैं, सभी जितने भी वीडियोज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम कोशिश भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं ताकि बेहतर कंटेंट आपको मिले और ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अभी हमने जस्ट कई बार पीछे बताया था 120/80, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा। जो बीपी हमारा होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। 120 जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, और जो ये इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, ध्यान रखिएगा। ये जो 120 होता है, फिर से हम आपको और शॉर्ट में समझाएं तो 120 होता है हमारी धमनियों में, धमनी होता है, और जो 80 होता है ये होता है सिराओं में। धमनी और सिरा में क्या अंतर है? धमनी क्या करता है, हमारा जो ब्लड होता है ये हमारा हार्ट से कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में। और जो सिरा होती हैं जिनको वेन्स बोलते हैं, यहाँ पे जो रक्त का फ्लो होता है वो बॉडी पार्ट्स से हार्ट की ओर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। जो धमनी होती है, धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। और आर्टरी से ही बना है एरोटा। तो सबसे बड़ी अगर धमनी पूछी जाए बॉडी में तो वो होती है एरोटा, ठीक है। जैसे अगर जो सबसे बड़ा सिरा होता है, सिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेन, और वेन से ही हमारा क्या बनता है, वेना कावा, ठीक है। तो वेना कावा जो होता है वो सबसे बड़ी सिरा होती है, ध्यान रखना। इन्होंने विशालतम धमनी पूछी है तो हमारी कौन सी हो जाएगी, एरोटा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। तो कितना एक ह्यूमन में कितना रक्त होना चाहिए, तो जो नॉर्मल होता है वो 5 से 6 लीटर माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लेडीज़ होती हैं वैसे माना जाता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनमें 0.5 लीटर यानी कि आधा लीटर उनमें रक्त कम होता है एक मेन की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क का पाचन करता है। तो वो रेनिन होता है और बेसिकली छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है 8 साल की एज तक, क्योंकि उस समय बच्चे ज़्यादातर हैं वो मिल्क पे ही डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए मिल्क के पाचन के लिए कौन सा हमारा हो जाएगा, रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो स्टार्टिंग में हमने बताया था जो हमारा पाचन स्टार्ट होता है मुख से स्टार्ट होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वक्कल कैविटी। वहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाचक सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार में ही होता है टाइलिन, जिसको लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। लार में होता है टाइलिन, और टाइलिन किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। तो अब अगर देखो पीछे वाली बातें सुनते रहोगे तो हर एक बात आपको रिलेट होते हुए मिलेगी और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप ही दे पाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टार्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो जो प्रोटीन का पाचन है हमारा, तो प्रोटीन का पाचन हमारी छोटी आंत से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। तो सबसे ज़्यादा पाचन भी कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है। पेप्सिन बेसिकली किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन हमारा एक तरीके का एंजाइम है। ठीक है, तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में काम हेल्पफुल करते हैं वो सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है। पित्त को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है जिसे पित्त बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में यकृत के द्वारा निर्माण होता है। लेकिन इसका स्टोरेज कहाँ होता है, कि स्टोरेज की बात की जाए तो हमारे पित्ताशय में होता है और पित्ताशय हमारे यकृत के पास में ही होता है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लेडर। ठीक है, गाल ब्लेडर में ये स्टोर होता है, लेकिन बनता किसके द्वारा है, यकृत के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी कहाँ बनती है, तो हम शायद पीछे बता भी चुके हैं कि अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। उनकी डेथ कहाँ होती है, तिल्ली में यहाँ पे डेथ हो जाती है, ध्यान रखिएगा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। अगर बनने की बात की जाए तो अस्थि मज्जा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपने देखे कि हमने 50+ यानी कि यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आपको पूरे प्रोवाइड कराए गए और सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और इसकी जो डिटेल साथ में आपको बताई गई है उस डिटेल्स को भी ध्यान रखते हैं, तो कोई भी एग्जाम होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 2 से 3 नंबर अगर यहाँ से आते हैं तो बिल्कुल आपके लिए करेक्ट होंगे। तो आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस तरीके के वीडियो से हेल्पफुल हो सकें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।